सभी के सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका एक नए दिन हेमेटोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में आपको ब्लड ग्रुप और उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन और पूरा का पूरा टॉपिक समझा दिया था। बोले तो किसी भी किताब का ब्लड ग्रुप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। लास्ट में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के रूप में मैंने आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस या फिर बोलूं तो हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न और साथ के अंदर इसको RH इनकम्पेटिबिलिटी भी बोलते हैं और एक एडिशनल टॉपिक और पढ़ा दिया था जिसका नाम है ABO इनकम्पेटिबिलिटी। आगे बढ़े अपन इससे। आज जो टॉपिक डील करने वाले हैं वैसे तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ लेंगे, फिर भी चूंकि ब्लड ग्रुप अपन ने पढ़ा है तो इसकी भी नॉलेज अपन ले लेते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। द टॉपिक इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि जो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं अमूमन तौर पर इसमें से क्वेश्चन आते हैं और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो लगभग हर दूसरे एग्जाम में आपको मिलेगा। जिसको मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो उसका आंसर आपके दिमाग में निश्चित है कि जब भी किसी इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है मिसमैच ब्लड लगाने की वजह से, तो नर्स का पहला रोल क्या होगा। तो सीधी सिंपल भाषा में बताया जाए कि भैया चक्री नीचे कर दो। चक्री नीचे करने का मतलब होगा स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देंगे अपन। ये अपन को सभी को आता है। अगर मैं इससे आगे जाऊं और आपसे पूछूं कि उसके बाद आप क्या करोगे, पहले डॉक्टर को बुलाओगे, नॉर्मल सैलाइन पुश करोगे, ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाओगे, क्या करोगे इसके बाद। अगले वर्ड में यदि आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन में पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैचिंग। ब्लड बैंक में जब अपन काम करते हैं वहां टेक्नीशियन काम करते हैं तो वो एक काम करते हैं मैचिंग, और मैचिंग के साथ साथ दूसरा काम होता है क्रॉस मैचिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैचिंग और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस मैचिंग। मैचिंग क्या होता है, क्रॉस मैचिंग क्या होता है। शायद हो सकता है कुछ पर्टिकुलर साथियों को इसका आंसर पता हो। उसके अलावा अपन बात करें, कभी कभार ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मतलब है 3 यूनिट ब्लड लग गया, उसके 12 घंटे बाद मरीज को इचिंग होने लग गई, राइगर होने लग गया, फीवर आने लग गया। उस दौरान कौन क्या क्या मैनेजमेंट अपन करते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन अपन लगाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कई बार राइगर डेवलप होने पर या एबनॉर्मल मूवमेंट होने पर डॉक्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट लगवाता है। तो क्यों लगवाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। जब अपन किसी इंसान को ब्लड लगाते हैं तो बॉडी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस डेवलप हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो जाने आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, प्योर प्रैक्टिकली इसको अपन डील करने वाले हैं। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती। ये आपका कोई मरीज है, नॉन है, रिश्तेदार है, यार है, दोस्त है, जो अस्पताल के अंदर भर्ती है। अब इसको बहुत सारी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है। व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो देखें, इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो सकता है नंबर 1, इस भैया का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो तो इसको ब्लड देना पड़ेगा। नंबर 2, इसका हीमोग्लोबिन 2, 3, 4 ग्राम रह गया हो या 7 ग्राम 8 ग्राम से कम हो तो देना पड़ेगा। इस भैया का ऑपरेशन होने वाला है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो प्योर प्रैक्टिकली पढ़ें आप। ये वो वार्ड है जिसमें आपका नॉन साथी भर्ती है। इधर की साइड में ब्लड बैंक है जहां पर आप ब्लड लेने जाने वाले हो। ये तो वार्ड हो गया, उधर ब्लड बैंक हो गया। दोनों में ध्यान दें विशेष तौर से क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले ये आपका यार दोस्त भर्ती है, इसको ब्लड की आवश्यकता है। देखें, ये आप बैठे हुए हैं, ये कोई और रिश्तेदार बैठा हुआ है,
ये इनके बिल्कुल निजी घर वाले बैठे हुए हैं, ये 2 रिश्तेदार मिलने भी आए हुए हैं। 5-6 जनों ने बेचारों ने इसको घेर रखा है और घेरने के बाद बातें कर रहे हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, जल्दी सही हो जाओगे, परेशान मत हो। उसके बाद डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने आपके हाथ में पर्चा थमा दिया। डॉक्टर साहब ने आपके हाथ में पर्चा थमा दिया कि भैया ब्लड लगेगा, इसको 2 यूनिट ब्लड चाहिए, जाओ ब्लड बैंक से ले आओ। ब्लड लगेगा, इसको 2 यूनिट ब्लड चाहिए, जाओ ब्लड बैंक से ले आओ। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता, समझ रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा। जैसे ही ब्लड वाली बात आती है तो सबको पता है कि ब्लड लगेगा तो ब्लड देना भी पड़ेगा। अब ब्लड देना पड़ेगा तो कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए, क्योंकि मेरे अंदर तो वैसे ही ब्लड नहीं है। तो देखें सबसे पहले जैसे ही ब्लड के लिए रिसिप्ट आपको दी, ब्लड लाने के लिए, आपने उम्मीद भरी नजरों से इन सारे के सारे साथियों को देखा जो अगल बगल में बैठे हुए हैं। तो एक आध तो इन भैया ने तो कह दिया, नहीं यार मैंने तो अभी 10 दिन पहले ही ब्लड दिया है, मैं तो दे ही नहीं सकता। अच्छा, इन्होंने मना कर दिया, बोला जाए तो गायब हो लिए यहां से। इन भैया को आप उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हो, ये बेचारा कह रहा है कि यार मुझे क्यों देख रहा है, मेरे अंदर तो खुद के अंदर ही ब्लड नहीं है। ऐसा कह दिया तो ये गायब हो लिया। फिर इन दोनों को देख रहे हो आप, दोनों को देखने के दौरान कि बिल्कुल इंतजाम हो जाएगा, अभी आ रहे हैं बस चाय पी के आए हम, अभी आ रहे हैं बस चाय पी के आए हम। बोला जाए तो चाय पीने के बाद पता नहीं कैसी चाय है जो लौटे ही नहीं। सारे के सारे साथी गायब हो गए, बोले तो आप मात्र 2-3 जने रह गए। बोला जाए तो ब्लड एक ऐसी चीज है, देखें, जिसका निर्माण शरीर से बाहर आज तक साइंस नहीं कर पाया। एल्बुमिन बना दी, ग्लोबुलिन बना दी, फिब्रिनोजन बना दिए, ब्लड से संबंधित जितने प्रोडक्ट हैं वो बना दिए, बट किसी लैब में आरबीसी नहीं बनती, डब्ल्यूबीसी नहीं बनती, प्लेटलेट नहीं बनती। ब्लड एक ऐसी चीज है जो इंसान के शरीर में बनता है। इंसान के शरीर के बाहर साइंस कितनी ही आगे चली गई हो, बट ब्लड का निर्माण होना संभव नहीं हो पाया, तो इंसान से ही लिया जाता है। अब लोग इसको ऐसा समझते हैं कि ब्लड देने से बहुत सारी कमजोरी आ जाती है, तो भैया कुछ भी हो जाए अपन को ब्लड नहीं देना है। 100 किलो वाले इंसान से भी आप बात करो जिसकी बॉडी में 8 लीटर ब्लड है, वो भी देने को तैयार नहीं है। और इसको प्रैक्टिकली सोचो तो बहुत बड़ी चीज है। देखो आपने अस्पताल में काम किया है, यहां तो 300 ml ब्लड दिया जाएगा, डोनर जो होगा वो 300 ml ब्लड देगा। आप अस्पताल में देखते हो जब भी आप सैंपल लेने जाते हो मरीज का, मरीज के अगल बगल में उसके 2 घर वाले बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। आप सैंपल ले आए, 5 ml निकाल लिया, तो घर वालों की अंदर से जान निकल रही है कि बताओ ब्लड निकाल रहे हैं। अच्छा, ये पहला सैंपल आपने ले लिया ईडीटीए में, 5 मिनट बाद दोबारा आए प्लेन में लेने के लिए, जब दोबारा निकालोगे तो फिर आपको आतंकवादी समझा जाएगा। और बाई चांस जिस वायल को आप लेकर जा रहे हो गलती से आपके हाथ से गिर गई तो फिर समझ लो कयामत आ सकती है। सोचो, जो इंसान भर्ती है उसके शरीर में 5 लीटर ब्लड है, आपने 5 ml निकाल लिया, 10 ml निकाल लिया, 4990 ml तो बाकी है ना यार। बट वो 5 ml के ऊपर मुंह चिढ़ा लेते हैं कि हमारे मरीज का ब्लड निकाल रहा। 2-4 तो इतने ज्यादा होशियार होते हैं कि अरे पता ही नहीं है इनका, बेचते तो नहीं है जाने। ऐसा लगता है बार बार ब्लड लेते हैं, सुबह शाम ब्लड लेते हैं, पता नहीं बेचते तो नहीं। तो लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण है इस मामले में कि वो ब्लड देना ही नहीं चाहते, जबकि सबसे बड़ा धर्म माना जाता है यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा, जिनकी बॉडी में पहले से ब्लड मौजूद है, ब्लड देने से आपको बताया जाता है आपका ब्लड पतला होता। कोई बहुत ही ओबेस पर्सन है उसको तो रेगुलर टाइम पर अपना ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। ब्लड पतला होगा तो पर्सन में गंभीर बीमारियां होने की संभावना कम होगी। तो ब्लड एक ऐसी चीज है, हालांकि बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है, फिर भी लोग इस चीज से मैक्सिमम टाइम बचते हैं। खासकर जो नॉन मेडिकल वाले हैं, अपन तो जानते हैं अपने शरीर में 5-6 लीटर ब्लड है, 300 ml चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 1.5 महीने में वापस से रीजनरेट हो जाएगा। बट जो नॉन मेडिकल लोग हैं उनमें बहुत घबराहट है कि अरे भैया इतना सारा ब्लड डोनेट होगा,
इतना सारा ब्लड देना पड़ेगा तो बिना मतलब के घबराहट होती है। तो यहां मोटिवेशन होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। 48 किलो से ज्यादा वजन वाला इंसान, 18 साल से ज्यादा उम्र का इंसान 60 साल तक अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। एक बार डोनेट करने के बाद यूजुअली ऐसा मानते हैं कि 3 महीने तक डोनेट ना किया जाए तो बेहतर है। तो इस बेचारे मरीज की बात कर रहे हैं जो आपका नॉन है, यार है, रिश्तेदार है, ये भर्ती है। डॉक्टर साहब ने आपको 2 स्लिप, एक रिसिप्ट दे दी जिस पर लिखा हुआ है कि 2 यूनिट ब्लड आपको लाना है। अब 2 यूनिट ब्लड लाने का मतलब है आपको 2 डोनर चाहिए। आपको 2 डोनर की आवश्यकता होगी ब्लड बैंक में जाने से पहले, क्योंकि वहां पर जब आप कहोगे, देखें ये डायग्राम से समझ रहे हैं आप, ये वो वार्ड है जहां पर आपका परिचित साथी भर्ती है। आप ब्लड लेने यहां पर जाएंगे। ये बोर्ड के दूसरे पोर्शन में दर्शाया है, ये ब्लड बैंक है और यहां पर आप ब्लड लेने के लिए जाएंगे। 2 यूनिट ब्लड चाहिए तो आपको 2 डोनर चाहिए। आप दोनों ही तैयार हो गए कि भैया कोई नहीं, हम ही सही, हम दोनों ब्लड देने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब की पर्ची को आपने कंपाउंडर साहब को दिया और कंपाउंडर साहब ने इस मरीज का सैंपल निकाला। कंपाउंडर साहब ने इस मरीज का सैंपल निकाला, 2 वायल में आपको सैंपल दिया। 2 वायल में आपको सैंपल दिया। एक तो ईडीटीए वायल में सैंपल दिया, एक तो ईडीटीए वायल में सैंपल दिया इस मरीज का, इसी का सैंपल, और दूसरा सैंपल आपको दिया प्लेन वायल में। एक तो ईडीटीए वायल में आपको सैंपल दे दिया और दूसरा सैंपल आपको दे दिया प्लेन वायल में। रिसिप्ट आपने ले ली, डोनर आप दोनों हो गए। इन दोनों वायल को लेकर आप ब्लड बैंक में पहुंच गए। ब्लड बैंक में पहुंचने के बाद वहां के कर्मचारी को आपने रिसिप्ट दी कि लो भैया 2 यूनिट ब्लड चाहिए। वो आपको देखेगा और बोलेगा कि डोनर कहां है। अब आप बता रहे हो कि हम दोनों ही हैं, निकाल लो, हम दोनों डोनर हैं, हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो वो आपको डोनेशन रूम में ले जाएगा, आपकी पर्ची को रख लेगा। पर्ची को रखने के बाद 2 यूनिट आपको चाहिए तो पर यूनिट के हिसाब से 1200 रुपए के समथिंग चार्ज करेगा। एक आध ब्लड बैंक ऐसी भी हैं जो फ्री हैं, अदरवाइज 1200 रुपए के समथिंग वो चार्ज करता है। तो देखो 2 यूनिट आपको चाहिए, 2 डोनर आप जा रहे हो, फिर भी 1200 रुपए ले रहा है। 2 यूनिट आपको चाहिए, 2 डोनर आप जा रहे हो, फिर भी 1200 रुपए ले रहा है। क्यों ले रहा है? सबसे पहले 1200 रुपए तो इस बात को समझे, जब आप वहां पर जाओगे, वहां जाने के बाद आपका ब्लड निकाल लिया जाएगा। जैसे इसको भी प्योर प्रैक्टिकल बनाएं अपन। इस बेड पर तो आप लेट गए डोनेशन के लिए, इस बेड पर डोनेशन के लिए आपका साथी लेट गया और दोनों ने 2 यूनिट ब्लड डोनेट कर दिया। 1 यूनिट ब्लड तो आपने डोनेट कर दिया और 1 यूनिट ब्लड इन्होंने डोनेट कर दिया। मेरा यहां पर क्वेश्चन है, क्या ये दोनों यूनिट ब्लड ही इसको मिलेगा? नहीं, आपका ब्लड ग्रुप तो है ए और इस मरीज का ब्लड ग्रुप है बी, तो ये दोनों ब्लड थोड़ी मिलेंगे, इनको तो रख लिया जाएगा, इनको तो रख लिया जाएगा। अच्छा, जिस साथी के लिए आप ब्लड लेने गए हो, जिस साथी के लिए आप ब्लड लेने गए हो, उसको ब्लड लगने वाला है, वो रेसिपिएंट है। साथी कौन सा है? रेसिपिएंट। आप दोनों डोनर हो, आपने डोनेट कर दिया, बट डोनेट करने के बाद जो ब्लड बैग में ब्लड आया है, इस पर्टिकुलर ब्लड की जांच होगी। ऐसा थोड़ी है आपका ब्लड आया और ज्यों का त्यों इसको स्टोर कर दिया, नहीं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफेलिस, उसके अलावा मलेरिया, विडाल, CBC, ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन इसके होंगे, सारे के सारे इसके होंगे। अगर सोचो ये वाला ब्लड जो आपने दिया और आपका टेस्ट HIV पॉजिटिव आता है, तो इस ब्लड को रखेंगे थोड़ी, इसको तो डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। तो कुछ जांच तो इसकी होंगी और वही सेम जांच इसकी होंगी। जांच के बाद ही इनको स्टोरेज में लगाया जाएगा।
तो मतलब यह हुआ कि जो 1200 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं वो इन जांचों के लिए जा रहे हैं, ब्लड के नहीं ले रहे हैं। ब्लड तो आप खुद दे रहे हो 2 यूनिट और 2 यूनिट ले रहे हो, तो ब्लड का पैसा लेने का तो सवाल ही नहीं। बट ये जांच का पैसा कौन देगा? क्योंकि आपको जो ब्लड दिया जाएगा वो तो जांच करने के बाद ही दिया जाएगा। अब आप जो ब्लड को डोनेट कर रहे हो इसकी जांच होगी, तो इसके जांच के लिए आपसे 1200 रुपए लिए जाते हैं। तो आप दोनों को लिटा दिया, आपसे ब्लड निकाल लिया एक एक यूनिट का मतलब है लगभग 300 ml। देखें ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि 1 यूनिट ब्लड के अंदर कितना ब्लड लिया जाता है। आंसर है 300 ml। एज यूजुअल ये 350 ml होता है, जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट मिला होता है पहले से सिट्रेट। जिस बैग में आपका ब्लड निकाला जा रहा है उस बैग में पहले से मिला हुआ होता है सिट्रेट। 30 से 40 ml सिट्रेट होता है, 300 से 310 ml ये होता है, तो टोटल 350 ml के समथिंग यूनिट बनती है। तो कितना ब्लड है एक स्वस्थ व्यक्ति से लिया जाता है 1 यूनिट के अंतर्गत? तो आंसर आता है 300 ml, आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा, आपसे ब्लड ले लिया, ब्लड लेने के बाद ये आपसे कहेंगे कि भैया 2 घंटे बाद आना। ये आपसे कहेंगे 2 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आपको ब्लड मिल जाएगा। अब देखो ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि आपका ब्लड तो मिलेगा नहीं, वो जो अंदर से स्टोरेज पोर्शन है उसके अंदर से ब्लड दिया जाएगा। ये वो स्टोरेज पोर्शन है जिसमें बहुत सारे ब्लड बैग रखे हुए हैं, यहां से आपको ब्लड निकाल के दिया जाएगा। अब 2 घंटे का आपको समय दिया, आपको गुस्सा भी आता है कि दे दो ना यार, जब ब्लड रखा हुआ है तो दे दो ना आप, जब ब्लड रखा हुआ है तो। बट इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। तो 2 घंटे के दौरान ये क्या करते हैं, आप तो ब्लड देकर चले गए, आपके ब्लड के इन्वेस्टिगेशन होते रहेंगे, 2, 4, 5 घंटे में हो जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद इनको वापस से इस स्टोरेज पोर्शन में जमा दिया जाएगा। ये 2 घंटे में क्या करेंगे ब्लड बैंक वाले, जो 2 घंटे बाद आपको ब्लड देना चाह रहे हैं, तो उस चीज को समझे। 2 सैंपल आप ब्लड बैंक वालों को दे गए, 2 सैंपल आप ब्लड बैंक वालों को दे गए, एक तो ईडीटीए वाला दे गए और एक प्लेन वाला दे गए। सबसे पहले देखें ईडीटीए वाले के साथ क्या होगा। ये आपके मरीज का सैंपल है, आपका मरीज बोले तो रेसिपिएंट, आपका मरीज बोले तो रेसिपिएंट का सैंपल है जो आप निकलवा के लाए थे ईडीटीए वायल में। इस सैंपल को ब्लड बैंक वाले कर्मचारी एक स्लाइड पर लेंगे, 1 बूंद यहां डालेंगे, 1 बूंद यहां डालेंगे, 1 बूंद यहां डालेंगे, 3 ड्रॉप यहां पर डाल दी। यहां पर डालेंगे अल्फा, यहां पर डालेंगे बीटा, यहां पर डालेंगे एंटी-डी। अल्फा बीटा एंटी-डी, और रोल करके देखेंगे तो यहां 2 जगह रिएक्शन होती है, यहां 2 जगह रिएक्शन होती है। जहां ए डाला है वहां रिएक्शन होती है, और जहां एंटी-डी डाला है वहां रिएक्शन होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि इसमें ए एंटीजन है और डी एंटीजन है, और वह आरबीसी जिस पर ए एंटीजन और डी एंटीजन दोनों लगी हुई हो उसका ब्लड ग्रुप बोले तो ए पॉजिटिव। इस इंसान का ब्लड ग्रुप आप जो ईडीटीए वायल लाए थे उससे चेक हो गया, जो आप वायल लाए थे उससे चेक हो गया। क्या है इस इंसान का ब्लड ग्रुप? ए पॉजिटिव। एक वायल काम आ गई, एक वायल काम आ गई, तो यहां पर रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप का पता लगाया ईडीटीए वायल से। रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसी का नाम है मैचिंग। रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप का पता लगाना, इसको अपन नाम देते हैं मैचिंग। तो मैचिंग हो गई। मैचिंग का मतलब होता है रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप का पता लगाना, रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप का पता लगाना। पता लग गया ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव ब्लड का पता लगने के बाद ये दूसरी वायल काम में आएगी। कौन सी वायल है ये? प्लेन वायल। कौन सी वायल है ये? प्लेन वायल। समझ लो आप, प्लेन वायल में ब्लड जम गया होगा, इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, नीचे का सॉलिड मटेरियल नीचे बैठ जाएगा क्लॉटिंग होने के बाद, और ये ऊपर लिक्विड आ जाएगा। इस लिक्विड को बाहर निकालेंगे,
इस लिक्विड को एक नई वायल में ले लिया। देखो भली बाती जानते हैं ये जो लिक्विड निकलेगा इसका नाम है सीरम। ये जो लिक्विड इसमें से निकलेगा प्लेन वायल में से, इसका नाम है सीरम। सीरम को अलग कर लिया कौन सी वायल से? प्लेन वायल से। अच्छा, ये जो सीरम है किस का सीरम है? ये रेसिपिएंट का। किसका सीरम है? ये रेसिपिएंट का। अब देखें इनमें से एक पाउच निकाला जाएगा। ये जो स्टोर ब्लड है इनमें से पाउच निकाल लिया। ये है ए पॉजिटिव, क्योंकि इंसान का ब्लड ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव ही देंगे अपन इसको। ए पॉजिटिव का एक पाउच निकाल लिया। ये ब्लड बैग निकाल लिया मैंने ए पॉजिटिव वाला। ए पॉजिटिव वाला ब्लड बैग मैंने निकाल लिया। इसको निकालने के बाद ये रेसिपिएंट का सीरम है। देखो सीरम या प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। सीरम या प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। अच्छा, ये डोनर है। ये वाला ब्लड बैग वो अपन को देंगे तो ये डोनर है। तो डोनर की एंटीजन को, फिर सुने, डोनर की एंटीजन को रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ मिक्स करो। क्योंकि ये भी ए पॉजिटिव वाले की है और वो जो दे रहे हैं वो भी ए पॉजिटिव वाले की है, तो यहां पर डोनर का ब्लड रेसिपिएंट के सीरम से मिलाएंगे। डोनर के ब्लड को रेसिपिएंट के सीरम से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इस तरीके से रोल करके देखेंगे। यदि वो घुल जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है इसमें, इसका सॉरी, इसका मतलब यह है कि ये जो पर्टिकुलर ब्लड है ये कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है। या तो इसकी ढंग से जांच नहीं हुई, ए पॉजिटिव नहीं है ये, या फिर ये जो बैग है ये ए पॉजिटिव का नहीं, तभी तो रिएक्शन हो रही है। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है इसका मतलब ये भी ए पॉजिटिव वाला है और ये भी ए पॉजिटिव वाला है। अगर रिएक्शन होती है तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यहां पर क्या कर रहे हो आप? ये डोनर हो गया, ये आपके रेसिपिएंट का ब्लड हो गया। तो डोनर की एंटीजन को रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ मिलाना, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन क्रॉस मैचिंग। यानी जो 2 घंटे का समय आपको दिया है ब्लड बैंक वाले कर्मचारियों ने, वो इसलिए दिया है कि आप जो ब्लड का सैंपल देकर गए हो उसमें 2 काम कर लें। वो 2 काम कर लें, वो एक तो मैचिंग कर लें और दूसरा क्रॉस मैचिंग कर लें। अच्छा, मैचिंग और क्रॉस मैचिंग दोनों कर ली, इसका मतलब है 2 बैग निकाल दो इसमें से भैया ए पॉजिटिव वाले, दोनों में क्रॉस मैचिंग होगी और क्रॉस मैचिंग में रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब सूटेबल है। फिर वहां कंप्यूटर ऑपरेटर पर्ची निकालेगा और इस पर टैग लगा देगा, आपके मरीज का नाम लिख देगा। आप 2 घंटे बाद आएंगे, वो 2 घंटे बाद वहां से निकाल के आपको दे देगा कि ये ले जाओ। तो ब्लड बैंक के अंदर देखो क्या क्या हुआ, इस बात को समझे। आप गए, दोनों साथी, दोनों ने ब्लड डोनेट कर दिया। कितना ml दिया? 1 यूनिट में 300 ml दिया। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करें आपसे, 1200 रुपए किस बात के ले लिए भैया? 1200 रुपए इस बात के ले लिए कि जो यहां से ब्लड निकाल के दे रहे हैं उसमें तो सारी जांच हो चुकी है। अब आप जो ब्लड देकर जाओगे इसमें जांच होने के बाद यहां रखेंगे, तभी तो दूसरे इंसान को देंगे। तो इसका जांच का खर्चा कौन देगा? जांच का खर्चा तो अपन को देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिगेशन का चार्ज आपसे लिया जाता है। उन्होंने आपको 2 घंटे का टाइम दिया कि भैया 2 घंटे बाद आकर ब्लड ले जाना। तो 2 घंटे में ब्लड बैंक वालों ने किया क्या? 2 काम किए, एक तो मैचिंग, दूसरा क्रॉस मैचिंग। 1 इज द मैचिंग, 2nd इज द क्रॉस मैचिंग। मैचिंग का मतलब क्या है? रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप का पता लगाना। रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप का पता लगाना जो ईडीटीए वायल से किया, ये तो मैचिंग हो गई। और डोनर की एंटीजन को रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ मिक्स करना। डोनर की एंटीजन को रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ मिक्स करना, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस मैचिंग। मैचिंग सफल हो गई, क्रॉस मैचिंग सफल हो गई। 2 घंटे बाद आप यहां पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद आपको ब्लड दे दिया गया। और ब्लड देने के बाद आप इस 2 यूनिट ब्लड को लेकर आ गए वार्ड में। 2 यूनिट ब्लड को वार्ड में लेकर आ गए। देखो अब वार्ड में क्या होगा कि भैया लगा दो हमारे मरीज को। कंपाउंडर साहब को बुलाया कि कंपाउंडर साहब लगा दो। तो यहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो जाना चाहिए।
देखिए यहां पर दिक्कत यह है, ये जो ब्लड आया है ये फ्रिज में से निकल कर आया, इसका तापमान 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। इसका तापमान 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। आते ही आप इस ब्लड को लगा देंगे तो ये कोल्ड ब्लड होगा। ब्लड को लगा देंगे तो कोल्ड ब्लड होगा, और कोल्ड ब्लड होने की वजह से कभी कभार हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती, और हार्ट बीट की रिदम में डिस्टरबेंस होना, हार्ट बीट की रिदम में डिस्टरबेंस होना, इसको अपन नाम देते हैं डिसरिदमिया। अगर आते ही आप ब्लड को लगा दोगे, अगर आते ही आप ब्लड को लगा दोगे तो ठंडा ब्लड है, ठंडे ब्लड से क्या डेवलप हो जाएगा? आंसर है डिसरिदमिया। इस संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन है, इस संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी का सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सभी का जवाब आपको मिलेगा। अगर ठंडा ब्लड आप लगा दोगे तो मरीज में हो जाएगा डिसरिदमिया। तो पहले अपन इसको ब्लड वार्मर में रखते हैं। पहले अपना काम है ब्लड वार्मर का इस्तेमाल, जिससे ये वाला ब्लड गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद आप इस ब्लड को लगाएंगे तो किसका खतरा कम हो जाएगा? डिसरिदमिया का। तो यदि किसी इंसान को ठंडा ब्लड चढ़ा दिया जाए तो इंसान में क्या होने की संभावना है? आंसर है डिसरिदमिया। चलें, 2 से 8 डिग्री पर आप, ये ब्लड था, आपने ब्लड वार्मर में रखा, बॉडी टेम्परेचर के समतुल्य कर लिया। ये तो है वास्तविक काम। कभी कभार छोटी जगह जहां अपन ब्लड लगा रहे हैं वहां पर ब्लड वार्मर होता ही नहीं, तो जब ऐसा नहीं होता तो कई बार जुगाड़ कर लेते हैं। अच्छा, जुगाड़ ये होता है कि ये जो ब्लड बैग है इसको मरीज के पेट पे रख दिया और ऊपर से ढक दिया, और 10, 15, 20 मिनट तक रखा रहने दो, तो इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के समतुल्य होने लग जाता है। तो इसके पेट पर कुछ टाइम के लिए रख दिया। अगर व्यवस्था नहीं है तो, जुगाड़ की बात कर रहा हूं मैं, बाकी व्यवस्था है तो अपन सबसे पहले ब्लड वार्मर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने इसको ब्लड लगाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैंने इसको ब्लड लगाना स्टार्ट कर दिया। ये मुझे ब्लड परफेक्ट टाइमिंग के अनुसार लगाना चाहिए 4 घंटे में, मुझे यह ब्लड लगाना चाहिए 4 घंटे में। यहां फिर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं इस ब्लड को 4 की जगह 2 घंटे में ही लगा दूं तो, अगर इस ब्लड को मैं 4 की जगह 2 घंटे में ही लगा दूं तो शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यदि इस ब्लड को 4 घंटे से कम समय में लगाएंगे, यदि इस ब्लड को, देखो परफेक्ट क्या है, मुझे 1 यूनिट ब्लड एक सामान्य समय पर कितनी देर में ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए? आंसर है 4 घंटे में। अगर 4 घंटे से कम में मैं ट्रांसफ्यूज करूंगा तो शरीर में ओवरलोड हो जाएगा फ्लूइड, तो क्या रिस्क डेवलप हो जाएगी यदि मैं इसको जल्दी लगा देता हूं तो? यदि मैं इस ब्लड को जल्दी लगा देता हूं तो क्या रिस्क हो जाएगी? आंसर है फ्लूइड ओवरलोड। आंसर है फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए 4 घंटे से कम में नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, मैं तो चाहूंगा कि ये 8 घंटे में लगे। अगर 4 की जगह मैं 8 घंटे में लगाऊं तो देखो यहां से ब्लड जा रहा है, नॉर्मल तौर पर इसको ढक देते हैं क्योंकि एक एंजाइटी वाला पोर्शन भी होता है। दूसरा, ब्लड जा रहा है, लंबे समय तक जाएगा तो इस पर्टिकुलर पार्ट में कहीं भी जो एनवायरमेंटल फ्लोरा है उसकी वजह से सेप्सिस होने की संभावना होगी। 8 घंटे में यदि ट्रांसफ्यूज करेंगे तो, यानी ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बड़ी आसानी से हो जाती है, तो ज्यादा समय तक रखेंगे तो संपर्क में आने की संभावना ज्यादा है। तो यदि इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मैं 4 घंटे से ज्यादा समय में लगाऊं, बोले तो 8-10 घंटे में लगाऊं, तो मरीज में क्या होने की संभावना होगी? मरीज में क्या होने की संभावना होगी? आंसर है सेप्टिसीमिया। आंसर है सेप्टिसीमिया। तो देखो यहां टोटल अपन बात करें 6 क्वेश्चन हैं, 6 के 6 आपके एग्जाम में आए हुए। 6 क्वेश्चन हैं, 6 के 6 आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब ढूंढ रहे हैं आपकी सर 3-4 ही तो हैं, 6 कहां से कर दिए? 2 मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। सुने अब सारे के सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1,
एक इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सामान्यतः कितने समय में कर लेना चाहिए? आंसर है 4 घंटे में। पहला क्वेश्चन, अगर आप इस पर्टिकुलर ब्लड में ठंडा ब्लड किसी इंसान को लगाओगे, बिना ब्लड वार्मर के ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, तो इंसान में क्या होने का खतरा होगा? आंसर है डिसरिथमिया। ठंडा ब्लड लगाओगे तो डिसरिथमिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि जल्दी ब्लड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर है फ्लूइड ओवरलोड। 4 घंटे से कम समय में आप ब्लड लगा दोगे तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि इसको लेट लगाएं तो 8-10 घंटे तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलने दो, क्या जा रहा है, तो क्या होने की रिस्क होगी? आंसर है सेप्टिसीमिया। 4 घंटे में लगाते हैं, ठंडा लगाओगे तो डिसरिथमिया हो जाएगा, 2 घंटे में लगाओगे तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, और 8 घंटे में लगाओगे तो सेप्टिसीमिया हो जाएगा। 4 क्वेश्चन। 5वां, किसी भी इंसान को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पर उसके शरीर में क्या डेवलप हो जाता है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पर क्या डेवलप हो जाता है? तो ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, एक टॉपिक में आ चुका है। मैसिव ब्लड का मतलब ये माने आप, ये तो इसमें सिट्रेट मिला हुआ है, ये ऊपर ब्लड है। सिट्रेट के इस ब्लड को जमने नहीं देता क्योंकि ये बाइंड कर लेता है कैल्शियम को। इसका मतलब है जब ये वाला ब्लड किसी इंसान में लगाया जाएगा तो कैल्शियम तो बांध लिया सिट्रेट ने, कैल्शियम फ्री ब्लड दे रहे हो आप। आपने 1 यूनिट दिया, 2 यूनिट दिया, 3 यूनिट दिया, तो उन तीनों यूनिट में सब कुछ जा रहा है। ब्लड में जो जाना चाहिए वह सब कुछ इन यूनिट में जा रहा है। अगर नहीं जा रहा तो क्या नहीं जा रहा? कैल्शियम। तो जिस इंसान में आप ब्लड लगा रहे हो, 2-3 यूनिट ब्लड आपने लगा दिया, तो इसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम की कमी को क्या बोले अपन? हाइपो कैल्सीमिया। कैल्शियम की कमी को क्या बोले अपन? हाइपोकैल्सीमिया। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सी कंडीशन डेवलप होने वाली है? आंसर है हाइपोकैल्सीमिया। अगर ये वाला ब्लड परसों डोनेट किया, आज मैंने लगाया, हाइपोकैल्सीमिया होगा। बट इस ब्लड को 25 दिन तक रखा मैंने, देखो 25 दिन का मतलब सारी WBC नष्ट हो गई, सारी प्लेटलेट नष्ट हो गई। जीवन काल 8 से 10 दिन ही तो है उनका, और कुछ पुरानी RBC भी पड़ी होंगी जब जिस इंसान ने डोनेट किया था, तो कुछ RBC भी नष्ट हो गई। तीनों तरह की सेल नष्ट हुई हैं। सेल के नष्ट होने से बाहर निकलता है पोटेशियम, सेल के नष्ट होने से बाहर निकलता है पोटेशियम। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे किसी इंसान में ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो कौन सी स्थिति डेवलप होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यूजुअली डेवलप्स आफ्टर द ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? सोचो, इस इंसान में 20 दिन पुराना ब्लड आप चढ़ाओगे तो 20 दिन पुराने ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ चुकी है। अब इस इंसान के शरीर में पोटेशियम ज्यादा जाएगा तो बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। तो आई थिंक 6 के 6 क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया। नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितनी देर में करना चाहिए? आंसर है 4 घंटे में करना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, अगर आप ठंडा ब्लड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर है डिसरिथमिया। तीसरा क्वेश्चन, ब्लड को जल्दी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर है फ्लूइड ओवरलोड। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद 1-2 यूनिट लगाने के बाद सामान्यतः अपन लेसिक्स लगाते हैं। लेसिक्स लगाने का लॉजिक क्या है कि फ्लूइड ओवरलोड की संभावना कम हो जाएगी। अगर आप इसको ज्यादा समय में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर है सेप्टिसीमिया। किसी भी इंसान को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, मैसिव का मतलब है 2-3 यूनिट, तो शरीर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस डेवलप होगा? आंसर है हाइपोकैल्सीमिया। और पुराना ब्लड लगाएं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा? आंसर है हाइपरकैलेमिया। आई थिंक यहां तक 6 के 6 क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया। अब इस भैया को ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है, ये आपने स्टार्ट कर दिया,
देखें, स्टार्ट करने के बाद आपका पहला काम होता है, नर्सिंग प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं मैं, 10 से 15 मिनट तक आप मरीज के पास बैठे हुए रहें। 10 से 15 मिनट तक आप मरीज के पास बैठे हुए रहें। जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने स्टार्ट किया है, मैंडेटरी, अगर किसी भी तरह की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, अगर किसी भी तरह की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, तो आपका पहला काम होगा आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बंद कर दें। आपका पहला काम होगा आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बंद कर दें। यहां क्वेश्चन उठता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मतलब क्या है? मिसमैच ब्लड लगा दिया आपने। ब्लड तो चाहिए ए वाला, आपने लगा दिया बी वाला। ए वाला ब्लड चाहिए, बी वाला लगा दिया। इसका मतलब गड़बड़ी ब्लड बैंक से हुई है, आपसे तो नहीं हुई। तो जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी, एक नर्स उसका पता कैसे लगाएगी? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का पता एक नर्स के द्वारा कैसे लगाया जाएगा? अब देखें, यहां पर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का पता, मान के चलें मरीज की दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, मरीज होश में है। कंडीशन नंबर 2, मरीज बेहोश है। कंडीशन नंबर 1, मरीज होश में है। कंडीशन नंबर 2, मरीज बेहोश है। कॉन्शियस है भैया मरीज या अनकॉन्शियस है मरीज? तो देखो, कॉन्शियस मरीज में थोड़ी ही देर में अगर मिसमैच ब्लड, गलत ब्लड लगा है, तो उसके शरीर में इचिंग होने लग जाएगी, प्रूराइटिस होने लग जाएगा, साथ में मरीज को कपकपी लगने लग जाएगी, बोले तो राइगर और चिल्स डेवलप हो जाएगा। थोड़ी देर में ही पर्सन को फीवर आने लग जाएगा, पायरेक्सिया डेवलप हो जाएगा। अगर ये वाले फीचर डेवलप हो, इचिंग होने लगे, कॉन्शियस मरीज है तो बता देगा कि मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई है, राइगर चिल्स होने लगे, फीवर आने लगे, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तुरंत बंद कर दो। ज्यादा बड़ी समस्या है कि बेहोश है, तो देखो इसको तो मरीज बता देगा, बेहोश है तो वहां पर तो देख रेख आप ही को करनी पड़ेगी। तो यहां पर शेड्यूल होता है, यदि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और मरीज बेहोशी जैसी अवस्था में है, तो आपको कम से कम आधे घंटे तक लगातार उसके वाइटल मॉनिटर करने चाहिए। अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई, अच्छा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मतलब क्या समझते हो? मिसमैच ब्लड का मतलब जो ब्लड आप दे रहे हो वो आरबीसी नष्ट होने लग गई शरीर में। आरबीसी के नष्ट होने के दौरान क्या क्या सिम्टम आएंगे? तो वाइटल आप लगातार चेक करते रहो 15 मिनट तक। देखें, वाइटल में परिवर्तन, ब्लड लगाते ही 15 मिनट में इंसान की हार्ट रेट जो बेहोशी की हालत में है 100 को पार कर गई। रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई, 24 को पार कर गई। मरीज को फीवर होने लग गया। अगर ये सिम्टम आने लग जाए तो समझ जाओ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है। अगर ये सिम्टम आने लग जाए तो समझ लो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे होश में हो मरीज चाहे बेहोश हो मरीज, दोनों ही कंडीशन में रिएक्शन के साइन आपको मिले तो तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दो। यहां पर आपका पहला काम होगा इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। तो देखें, सबसे पहले स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नर्सिंग प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं अपन। स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बंद कर दिया, इसका मतलब गड़बड़ हो गई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करने के बाद आप यहां से इसको निकाल लेंगे और इसको ढक देंगे। यहां पर आप ब्लड दे रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो जो कैनुला लगा हुआ है वो ब्लॉक हो सकता है। आप जो नॉर्मल सैलाइन है उससे इंजेक्शन भरेंगे और जो कैनुला है उसके अंदर नॉर्मल सैलाइन पुश करेंगे। नॉर्मल सैलाइन पुश करेंगे, उसका कारण यह होगा कि ये जो ब्लॉकेज यदि इसमें होगा तो वो ब्लॉकेज हट जाएगा। अगर आप पुश नहीं करेंगे तो हो सकता है वहीं पर क्लॉटिंग बनी हुई रह जाए। तो आपका अगला काम है, इसको तो हटा दिया, दूसरा काम है आपका पुश द नॉर्मल सैलाइन, पुश द नॉर्मल सैलाइन इन आईवी लाइन।
आईवी लाइन में नॉर्मल सैलाइन पुश करना है आपको। इसके बाद आपका अगला काम क्या होगा, बताएं अगला काम आपका क्या होगा। अगला काम आपका यह होगा कि इसको जो रिएक्शन हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है। नंबर 1, क्या डॉक्टर साहब इसके जिम्मेदार हैं? नहीं। आप जिम्मेदार हैं? नहीं। मरीज जिम्मेदार है? नहीं। कौन जिम्मेदार है? ब्लड बैंक। इसका जिम्मेदार है ब्लड बैंक। तो जो भी गलती हुई है वो वहीं से हुई है। तो इसके बाद आपका अगला काम होगा इन्फॉर्म टू ब्लड बैंक। अगला काम होगा इन्फॉर्म टू ब्लड बैंक। आप ब्लड बैंक को सूचित करेंगे। आप ब्लड बैंक को सूचित करेंगे। ब्लड बैंक को आपने सूचित कर दिया। सूचित करने के साथ ब्लड बैंक इंक्वायरी के लिए आपसे सैंपल मांगेगा कि मरीज का सैंपल दोबारा भेजो, ब्लड को भी भेज दो, मरीज का ब्लड सैंपल भी भेजो, देखना चाहते हैं गड़बड़ कहां से हो, इसको भी भेज दो, मरीज का ब्लड सैंपल भी भेज दो और यूरिन सैंपल भी भेज दो, ताकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो अगला काम होगा सेंड द यूरिन सैंपल, सेंड द यूरिन सैंपल एंड ब्लड सैंपल। कहां भेजोगे? ब्लड बैंक में। कहां भेजोगे? ब्लड बैंक में। यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल टू ब्लड बैंक। यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल टू ब्लड बैंक। अच्छा, भेज दिया आपने। अच्छा, क्या क्या किया फिर स्टेप बाय स्टेप समझे। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बंद कर दिया, फिर नॉर्मल सैलाइन इस आईवी लाइन में पुश किया, फिर ब्लड बैंक वालों को बताया कि भैया गड़बड़ हो चुकी है, देख लो तुम्हारे बिहाफ पर हुई है, गड़बड़ कहां हुई है चेक कर लो। फिर उसका यूरिन सैंपल ब्लड सैंपल भेज दिया। इसके बाद क्या करें आप? तो देखें, ऐसा नहीं है कि इसके बाद सब कुछ आप ही करते रहें। डॉक्टर भी, भाई साहब भी तो तनख्वाह ले रहे हैं आपकी बराबर। अब आपका अगला काम होगा कि उनको बुला लिया जाए, आगे का काम उनको करने दो। इन्फॉर्म टू फिजिशियन, इन्फॉर्म्ड टू फिजिशियन, फिजिशियन को बुला लो कि ये गड़बड़ हो गई है, देखें क्या गड़बड़ है। उस आपसे पूछेगा क्या कर दिया, तो आप बता दोगे ये कर दिया। वो कहेगा बस कर दिया, तो यही करना है अपन को, और कुछ करना भी नहीं है। तो इन्फॉर्म टू फिजिशियन, फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दिया। जितनी भी ये गड़बड़ हुई है आपको भी तो मरीज की फाइल में लिखनी पड़ेगी कि इस मरीज को इतने बजे ब्लड लगाया, कुछ हो जाए तो वहां पर जिम्मेदारी बनती है, तो लिखना पड़ेगा इस मरीज को इतने बज के इतने मिनट पर ब्लड मंगाया, ब्लड लगाया, लगाने के बाद ऐसा हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इतने बजे बंद कर दिया, 3 मिनट के लिए ही ब्लड चला था। इसका मतलब जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है उस सारी की सारी गड़बड़ को मरीज की फाइल में लिखना चाहोगे। सारी गड़बड़ को मरीज की फाइल में लिखना चाहोगे, बोले तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, सारी की सारी गड़बड़ को लिख लिया। अच्छा, सारी की सारी गड़बड़ को लिखने के बाद मरीज को अभी भी फीवर आ रहा है और मरीज को इचिंग अभी भी हो रही, बंद कर दिया आपने, 10 मिनट 15 मिनट हो गई, बट अभी भी राइगर हो रहा है, फीवर आ रहा है और इचिंग हो रही है। अब डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहां पर, इनसे कहो कि क्या करना है साहब मरीज का, तो कहेंगे कि 2-3 मिनट ही ब्लड गया है, तो ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, आपको इंजेक्शन लिखेंगे कि ये इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन लिख दिया आपको, एविल्डेक्सोना लगा दो। इंजेक्शन लिख दिया, एविल्डेक्सोना लगा दो। देखो, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। एविल बोले तो फेनरेमीन मेलेट एंटी एलर्जिक है और डेक्सामेथासोन स्टीरोइड है। डेक्सामेथासोन स्टीरोइड है तो राइगर भी बंद हो जाएगा, इचिंग भी बंद हो जाएगी। दोनों इंजेक्शन से राइगर बंद हो जाएगा, इचिंग भी बंद हो जाएगी, फीवर भी सबसाइड हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब आपको एविल्डेक्सोना लिख गए, आपने एविल्डेक्सोना लगा दिया, मरीज सही हो गया। अब दोबारा से ब्लड आएगा तो दोबारा से ब्लड लगाएंगे, यदि उसमें भी गड़बड़ है तो सेम प्रोसीजर अपने द्वारा दोहराया जाएगा। इट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी केयर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नर्सिंग प्रायोरिटी केयर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखें स्टेप बाय स्टेप क्या किया, ब्लड आ गया, गर्म कर लिया आपने, गर्म करने का मतलब ब्लड वार्मर में गर्म कर लिया, उसके बाद मरीज को लगा दिया। कितनी देर तक ठहरना है आपको, यहां से शुरू किया था आपने,
10 से 15 मिनट तक ठहरना है। मरीज के पास कम से कम बैठे रहना है, आधे घंटे बैठे रहो तो बहुत अच्छा है, इतना तो मिनिमम है ये। अगर मरीज को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो यहीं पर वर्ड है, व्हाट इज द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? मिसमैच रिएक्शन। ए वाले को बी का लगा दिया, बी वाले को ए का लगा दिया। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का पता नर्स के द्वारा कैसे लगाया जाएगा? उसके लिए दो कंडीशन है, मरीज होश में है या बेहोश है। अगर होश में है तो उसको इचिंग होने लग जाएगी, राइगर चिल्स डेवलप हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। अगर बेहोश है तो आपको आधे घंटे बैठ के उसके वाइटल को मॉनिटर करना है। यदि 100 से ज्यादा हार्ट रेट हो जाए, 24 से ज्यादा रेस्पिरेशन रेट हो जाए और टेम्परेचर उसका राइज होने लग जाए तो समझ जाओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गड़बड़ी हो रही है, तुरंत इसको रोक दो। तो ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का परिणाम होगा। आपके सामने लिख दिया है बेहोशी में क्या होगा और होश में क्या होगा। बेहोशी में क्या होगा, होश में क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा नर्सिंग प्रायोरिटी केयर। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है क्या नर्सिंग प्रायोरिटी केयर होगी यदि मरीज को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। सबसे पहले रोक दो, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। फिर नॉर्मल सैलाइन का इंजेक्शन भर के कैनुला में पुश कर दो ताकि बीच में ब्लॉक हो तो खत्म हो जाए। उसके बाद आप ब्लड बैंक वालों को बताओ कि भैया ब्लड भेजा था आपने, इस नाम के मरीज का गड़बड़ हो गई है, उसको तो राइगर डेवलप हो गया, बुखार आ गया, उसको कोई गड़बड़ है, इन्फॉर्म कर दिया। वो आपको फिर फोन करेंगे कि इसका यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल भेजना। यूरिन सैंपल इसलिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गए, और ब्लड सैंपल इसलिए कि वापस से जांचेंगे कि गड़बड़ कहां पर हुई है। फिर आपने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब को बुला के बताया क्या कर दिया आपने, बताया सब कर दिया, तो वो भी खुश हो गए कि बस यही तो करना था। फिर आपने जितनी भी गड़बड़ हुई है सभी को मरीज की फाइल में लिख दिया, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। उसके बाद आपने कहा कि सर मरीज में तो अभी भी दिक्कत आ रही है, मरीज में तो अभी भी दिक्कत आ रही है, बुखार उसको आ रहा है अभी भी कपकपी लग रही है उसको, और अभी भी इचिंग हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने उसकी फाइल पर इंजेक्शन लिख दिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एडमिनिस्टर या एडवाइज इंजेक्शन एविल्डेक्सोना। एविल्डेक्सोना आप जानते हैं एलर्जी को खत्म कर देगा, इचिंग खत्म हो जाएगी। डेक्सामेथासोन से फीवर भी कम हो जाएगा, मरीज में चिल्स हो रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। तो एलर्जिक रिएक्शन के बाद 99% डॉक्टर जो इंजेक्शन लिखते हैं क्या नाम है उसका, एविल्डेक्सोन। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से प्रायोरिटी नर्सिंग केयर की जाती है। लास्ट पॉइंट के अंदर यदि मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया जब किसी मरीज में गलत ब्लड लगा दिया। जब किसी इंसान में गलत ब्लड लगा दिया तो ये ऐसा अपन को करना है। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरे वार्ड में एक मरीज भर्ती है, मैंने उसको 1 यूनिट ब्लड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। तीसरा भी लगा दिया, मैंने मरीज को 24 घंटे में 3 यूनिट ब्लड लगा दिया। 3 यूनिट ब्लड पूरा होने के बाद, लगाने के 4 घंटे बाद उसको बुखार आ रहा है, कपकपी लग रही है, इचिंग हो रही है, बुखार आ रहा है, कपकपी लग रही है, एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहे हैं। सोचो अगर तुरंत रिएक्शन होनी होती तो तभी हो जाती। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद, खत्म होने के 8 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद रिएक्शन का होना, इसको बोलते हैं डिलेड रिएक्शन। इसको नाम देते हैं डिलेड रिएक्शन। सबसे पहले तो इस पर चर्चा करें कि यह रिएक्शन हो क्यों रही है। देखो कुछ भी मानो, आप एक इंसान को किसी दूसरे इंसान का ब्लड दे रहे हैं। जब ब्लड दे रहे हैं, सारे इंसानों के डीएनए का कंपोजिशन अलग अलग होता है। मेरा ब्लड ग्रुप भी मान के चलो ए है और मेरे भाई का ब्लड ग्रुप भी ए है। उसको तो डस्ट से एलर्जी है, मुझे नहीं। उसको डस्ट से एलर्जी है, मुझे नहीं। इसका मतलब डस्ट के संपर्क में वो आता है तो उसकी बॉडी में आईजीई का निर्माण होता है, उसकी बॉडी में आईजीई का निर्माण होता है। तो इसका मतलब ब्लड की रिएक्शन दोनों में अलग अलग है। मेरा भाई है, उसका ब्लड ग्रुप भी ए है, मेरा भी ए है, बट एलर्जिक कंडीशन दोनों में अलग अलग है। मैं मिट्टी धूल में नहीं छींकता और वो संपर्क में आता है तो छींके आने लग जाती हैं। तो इसका जनरल सा मतलब यह है, आप किसी भी इंसान को दूसरे इंसान का ब्लड दे रहे हो तो बेस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि शरीर में एलर्जी हो सकती, उसमें कोई ना कोई एलर्जिक सब्सटेंस हो सकता है, चाहे सेम ब्लड ग्रुप हो, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है। तो डिलेड जो रिएक्शन हो रही है, क्या कारण है उसका? या तो एलर्जी हो रही है,
क्या कारण है उसका? या तो एलर्जी हो रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने 3 यूनिट ब्लड लगाया है, तीनों यूनिट ब्लड में उसके शरीर में सब कुछ गया, बट कैल्शियम नहीं गया। और कैल्शियम नहीं गया तो इस तरह के एबनॉर्मल मूवमेंट बोले तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है हाइपोकैल्सीमिया, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है हाइपोकैल्सीमिया। इसका तरीका यह है कि आप कैल्शियम का लेवल मॉनिटर करो, मॉनिटर कैल्शियम लेवल। अब चूंकि 99% डॉक्टर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि यदि किसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के 8-10 घंटे बाद कोई समस्या आ रही है तो एलर्जी मानते हैं या फिर हाइपोकैल्सीमिया मानते हैं, तो वहां पर डॉक्टर 2 ही इंजेक्शन लिखते हैं, या 2 नहीं 3 इंजेक्शन लिखेंगे उसको। एक तो लिखेंगे इस मरीज को एविल्डेक्सोना लगा देना। डिलेड रिएक्शन में भी कौन सा इंजेक्शन लिखेंगे? एविल्डेक्सोना लगा देना, एलर्जी खत्म हो जाएगी, यदि एलर्जी की वजह से ऐसा हो रहा होगा तो। नंबर 2, दूसरा इंजेक्शन लिखते हैं कि इसको कैल्शियम ग्लूकोनेट लगा देना। नंबर 2, दूसरा इंजेक्शन इसको कैल्शियम ग्लूकोनेट लगा देना। क्यों लगा देना कैल्शियम ग्लूकोनेट? हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है और हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट। तीसरा इंजेक्शन एक लेसिक्स भी लगा देना। सोचो 3 यूनिट ब्लड आपने 24 घंटे में लगाया है, इसका मतलब है बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होने की रिस्क होगी। और कभी कभार जिन इंसानों के हार्ट की फंक्शनिंग कम है उनमें ब्लड लगाने के बाद हाथ पैरों में सूजन भी आ जाती, एंकल एडिमा हो जाता है, चेहरे पे सूजन आ जाती है। तो इस अवस्था को खत्म करने या यह अवस्था डेवलप ना हो उसके लिए अपन कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? लेसिक्स। तो कभी कभार किसी इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद डिलेड रिएक्शन होती है तो उसका क्या इलाज किया जाना संभावित है? आंसर है एविल्डेक्सोन। पहली बात तो कारण क्या है? एलर्जी हो सकती है या कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अमूमन कौन कौन से इंजेक्शन हैं जो डॉक्टर लगवाते हैं? तो नंबर 1 एविल्डेक्सोना लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? एलर्जिक सब्सटेंस हो सकता है। दूसरा कैल्शियम ग्लूकोनेट लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? बॉडी में रिस्क है हाइपोकैल्सीमिया की। और नंबर 3 इंजेक्शन लगवाते हैं लेसिक्स। लेसिक्स क्यों लगवाते हैं? फ्लूइड ओवरलोड को कम करने के लिए। तो इट इज द एंड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सारे तरह की रिएक्शन और सारे तरह की प्रायोरिटी केयर के बारे में मैंने आपको समझा दिया। शायद 100% आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिकल अनुभव शायद आपको मिल गया। ब्लड बैंक में क्या करते हैं, मैचिंग क्या होती है, क्रॉस मैचिंग क्या होती है। ठंडा ब्लड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 6 घंटे में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 घंटे में लगाओगे तो क्या हो जाएगा। उसके अलावा लगातार 4-5 यूनिट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा। एविल्डेक्सोना क्यों लगा रहे हैं, लेसिक्स क्यों लगा रहे हैं, इन सभी का आंसर आपको मिल गया। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहां पर दोबारा से इसको समराइज करूं कि मैंने आपको क्या बताया और इस लेक्चर में क्या सीखे आप। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द मैचिंग। मैचिंग शब्द का मतलब क्या है, जिसका आपने नाम पहले भी सुना हुआ है। रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप का पता लगाना मैचिंग कहलाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्रॉस मैचिंग क्या है। डोनर की एंटीजन का रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ मिक्स करना। डोनर की एंटीजन को रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ मिक्स करना और देखना रिएक्शन तो नहीं हो रही है, यह कहलाता है क्रॉस मैचिंग। एक ब्लड को ब्लड बैंक से लाने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहोगे आप, ब्लड वार्मर में रखना चाहोगे। आपसे पूछ लिया जाए ब्लड वार्मर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या पर्पज है, क्या पर्पज है। नंबर 1 टू प्रिवेंट हाइपोकैल्सीमिया, नंबर 2 टू प्रिवेंट सेप्टिसीमिया।
नंबर 3 टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड, नंबर 4 टू प्रिवेंट डिसरिथमिया। देखो आंसर ऑटोमेटिकली क्लिक कर रहा है, टू प्रिवेंट द डिसरिथमिया। ठंडा ब्लड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, डिसरिथमिया। कितनी देर में लगाना चाहिए, 4 घंटे में। 4 घंटे से ज्यादा समय में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सेप्टिसीमिया। 4 घंटे से कम में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड। 2-3 यूनिट एकदम से लगा दिया तो शरीर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस डेवलप होगा, हाइपोकैल्सीमिया। पुराना ब्लड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमी। इसके बाद आपको बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए तो क्या प्रायोरिटी केयर होगी, तो पहली प्रायोरिटी केयर तो वैसे ही पता थी आपको, उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दी। तो पहली प्रायोरिटी केयर क्या हुई, बंद कर दो उसको, सिंपल भाषा में चक्री नीचे कर दो, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद नॉर्मल सैलाइन पुश कर दो। उसके बाद आपको ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करना है कि यह घटना घटित हो चुकी है। उसके बाद मरीज का यूरिन और ब्लड सैंपल आपको ब्लड बैंक में भेजना है। फिर डॉक्टर साहब को बुलाना है। उनको बुलाने के बाद सारी की सारी घटना को मरीज की फाइल में लिखना है। उसके बाद भी यदि मरीज को सिम्टम आ रहे हैं तो डॉक्टर साहब के कहे अनुसार इंजेक्शन लगाने, और 99% कौन से इंजेक्शन होंगे, वो एविल्डेक्सोना। क्या लगाएंगे आप मरीज को, एविल्डेक्सोना का इंजेक्शन लगाएंगे। उसके बाद किसी किसी मरीज में बिना मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता बट सिम्टम आ जाते हैं, कभी कभार फीवर आ जाता है, इचिंग हो जाती है, मूवमेंट हो जाते हैं, जिसके 2 ही कारण माने जाते हैं, या तो इंसान में एलर्जी डेवलप हो गई, और या फिर कैल्शियम की कमी होगी, हाइपोकैल्सीमिया या एलर्जी। तो नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कौन कौन से कॉमन इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर है एविल्डेक्सोना का इस्तेमाल करते हैं। आप में से बहुत सारे साथियों ने लगाया होगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं ताकि हाइपोकैल्सीमिया की रिस्क कम हो जाए, और एक लेसिक्स लगाते हैं। लेसिक्स का लगाने का पर्पज है शरीर में फ्लूइड ओवरलोड होने की रिस्क कम हो जाए। तो मेरे हिसाब से टोटली क्लियर है, 100% आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन। उस नेक्स्ट टॉपिक या अपन बोले मेजर टॉपिक का नाम है हीमोस्टेसिस। अगला टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में वर्ड आएगा ब्लड कोएगुलेशन। यहां पर कुछ पर्टिकुलर वर्ड में लिख रहा हूं और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। देखिए ये नाम ब्लड कोएगुलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे अपन। ये कुछ पर्टिकुलर नाम है। क्वेश्चन पूछ लेता हूं। कोएगुलेशन वर्ड आएगा इसमें, क्लॉटिंग वर्ड आएगा इसमें। तो कोएगुलेशन क्लॉटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद, अच्छी तरीके से समझने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूं। हीमोफीलिया, परप्यूरा, सीटी, बीटी, पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टीपीए, हिपेरिन, वारफेरिन, ये सारे के सारे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। 100% आपको समझ में आ जाएंगे। ये जितने भी शब्द मैंने अभी बोले हैं, आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि इन पर क्वेश्चन आता है। पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, सीटीबीटी, हर हाल में इन पर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मिलता है। हिपेरिन, वारफेरिन पर हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थ्रोम्बोलाइटिक दवाइयां, स्टेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज पर क्वेश्चन आता है। क्लॉटिंग फैक्टर पे क्वेश्चन आता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको हां या ना में देना।
विटामिन के इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, यस और नो? विटामिन के इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, यस और नो? कल रिपीट होंगे, अभी आंसर अपने मन में फिक्स कर लें क्या आंसर है आपका। प्रोथ्रोम्बिन इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, क्वेश्चन है यस और नो, क्या यह क्लॉटिंग फैक्टर है? तीसरा क्वेश्चन, कैल्शियम इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, कैल्शियम इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, यस और नो? चौथा, थ्रोम्बिन इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, थ्रोम्बिन इज ए क्लॉटिंग फैक्टर। नेक्स्ट, फिब्रिनोजन इज ए क्लॉटिंग फैक्टर। सभी का आंसर यस और नो में आपको देना है। अगला क्वेश्चन, वारफेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट, इट शो इट्स एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बाय बाइंडिंग द, यह एंटीकोगुलेंट इफेक्ट दर्शाता है किसको बांधकर? ये आपके ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ऑक्जिलेट और सिट्रेट इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, इट शो इट एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बाय बाइंडिंग, यह अपना इफेक्ट दर्शाएगा। सिट्रेट, ऑक्जिलेट या एक और नाम जोड़ दें ईडीटीए, किसको बांधकर, इनमें से किसको बाइंड करेगा? अगला क्वेश्चन है, हिपेरिन इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, इट शो इट एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बाय बाइंडिंग द, यह अपना एंटीकोगुलेंट इफेक्ट दर्शाएगा किसको बांधकर? ये ऑप्शन है। हिपेरिन किसको बांधेगा, वारफेरिन किसको बांधेगा, सिट्रेट किसको बांधेगा, ईडीटीए किसको बांधेगा? इन ऑप्शन में से इनका जवाब है। अगले क्वेश्चन, हीमोफीलिया डिसऑर्डर अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, हीमोफीलिया डिसऑर्डर अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11, ऑल ऑफ देम। क्या आंसर है आगे डील होगा। आया हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, ऑल ऑफ देम। तो ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जिनका जवाब अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो हीमोस्टेसिस को अपन पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज अपन ने शुरुआत में प्लेटलेट का जब डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, थोड़ी बहुत देर के लिए डिस्कस किया था, इसको फिर से अपन पढ़ेंगे और सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आज के अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल।